everyone, welcome to SSC Abhinav Maths and this is Radhika Gupta. So guys, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब CHSL का एग्ज़ाम हमारा जो है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। मीन्स आपका फरवरी अराउंड फेब और मार्च के अकॉर्डिंग जैसा कि कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। सो भाई उसी हिसाब से आप लोगों की अब जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो किस प्रकार से रहनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही आता है कि मैम जब हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, हमें पता है कि एग्ज़ाम हमारा इस टाइम पर होने जा रहा है, तो हम आखिरकार अपनी तैयारी को किस तरह से अप्रोच करें। क्या एक बेस्ट मेथड रह सकता है हमारी तैयारी का, चाहे उसके अंदर हम मैथ्स की बात करें, रीजनिंग करें, साइंस करें, जनरल अवेयरनेस की ओवरऑल देखें, जीएस को, इन सब के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होती है स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई देखो सिलेबस जो है, आप कह रहे हो मैम CHSL का एग्ज़ाम है, एक 12th पास स्टूडेंट भी उस एग्ज़ाम को देगा, ठीक, लेकिन अगर हम उसके पैटर्न को, उसके सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट जनरल साइंस। अगर मैं आपसे कह रही हूँ जनरल साइंस का सिलेबस है, तो आपको ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया गया है कि भाई एग्जैक्टली ये टॉपिक्स आपके आने हैं। बट हाँ, जिस प्रकार से आपने CGL का एग्ज़ाम देखा, वहाँ पर भी हूबहू सेम हेडिंग, सेम सिलेबस आप लोग का था। उसी हिसाब से आपका CHSL के नोटिफिकेशन के अंदर सेम सिलेबस आप लोग को देखने को मिला। जैसे कि मैं बात करूँ डेली लाइफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो वहाँ स्पेसिफिकली आपको लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन में देखा कि भाई प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है हमारा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले वहाँ पर सेम CHSL के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे कंप्लीट 25 क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के होंगे। 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे, फिर आपका क्वांट आएगा एंड देन आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। 25 सवाल तो मैम हैं, लेकिन इनको करना कैसे है, क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है। अगर मैं कह रही हूँ कि इस 25 सवालों में जनरल अवेयरनेस है, तो आपका कंप्लीट पोर्शन आता है। देखो ये प्रीलिम्स के अंदर एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का सेशन ये आपका रहेगा, ठीक है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। यही अगर मैं मेंस की आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपसे मेंस की बात करूँ, उसके अंदर जो सिलेबस मेंशन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंटिफिक रिसर्च प्लस आपके डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट, कुछ यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक साइंस हो गया, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी। अब कहने को तो मैम ये एक सिंगल वर्ड है, बट अगर मैं इसके सिलेबस को यहाँ पर देखूँगी तो सिलेबस छोटा नहीं है। सिलेबस जो है इसका वो बहुत ज़्यादा वास्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैं साइंस के पोर्शन की बात करूँ तो लिखने को तो लिख दिया जाता है कि भैया ये जनरल साइंस है, कई बार आपको मेंशन करता हुआ मिलेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा एवरीडे ऑब्जर्वेशन में, यानी कि दिन जो आप डेली लाइफ में जो चीज़ें आप देख पा रहे हो कि भैया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस का उपयोग कहाँ हो रहा है। कि मैम मैंने खाना खाया तो खाने का पाचन हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रही है, मेरी बॉडी के अंदर जो क्रियाएँ हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, ये पेन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, ये कैसे चल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके उपकरण हैं या रासायनिक जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, POP हो गया, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें अगर आप रोज़मर्रा की एक आम तौर की डेली लाइफ ज़िंदगी में देखोगे। बट जब हम पेपर देने बैठते हैं तो वही चीज़ें शायद हमें वेरिएशंस के साथ दिखाई देती हैं। जनरली जनरल साइंस, मैं आपको एक बेसिक रोड मैप या एक वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जिस हिसाब से आप लोग अपनी रणनीति को, अपनी तैयारी को बना सकते हैं, और उसी आधार पे हम लोग की जो क्लासेस रहेंगी वो भी आपको कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेट्स टॉक अबाउट जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। देखो जब हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, इसके अंदर कोई अकेला एक सब्जेक्ट नहीं है। हम यहाँ फिजिक्स को भी देखते हैं, हम यहाँ पर केमिस्ट्री को भी देखते हैं, हम यहाँ बायोलॉजी को भी देखते हैं, यानी कि चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या आपका जीव विज्ञान हो। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन तीनों में आने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो, रिएक्शंस हो, या जो बेसिक आप लोगों ने 9th 10th बेसिक 11th 12th में पढ़ा, वो सारा कुछ कवर होता है। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम के अंदर देखूंगी, जैसे बायो की बात करूं तो आपका विटामिन्स का टॉपिक हो गया, आप रोगों के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, डिजीज़ क्या क्या रहती हैं हमारी,
कि भाई ये जीवाणु से हो रही है, ये विषाणु से हो रही है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डेंगू का सीज़न आया था, डेंगू फैल रहा है, क्यों हो रहा है डेंगू, कैसे फैला मलेरिया, कौन इसका पैथोजन था, क्या वेक्टर था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कौन सा रोग फंगस से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं मानव की क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव का क्रिया विज्ञान, ये कुछ वो टॉपिक हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, शरीर में हार्मोन से 1-2 सवाल आपको हर एक एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा, चाहे वो मेंस का हो या वो प्रीलिम्स का हो। फिर हम बात करते हैं भाई हार्मोन, चाहे देखो पादप में हो, प्लांट में हो, या वो ह्यूमन की बॉडी में हो, मानव के अंदर हो। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, एनिमल किंगडम है, पूरा पादप जगत है, जंतु जगत है ना। एनिमल किंगडम क्या है, जंतु जगत क्या है, पादप जगत क्या है, आपने कहना है कि मैम इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट हम किसको कहते हैं, या तो वो बहुत बार आपके जितने एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर आया हो, मतलब बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखा हो, या आप उसे कह सकते हो कि मैम सबसे ज़्यादा वेटेज उसका रहता है, कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा वहाँ से पूछे जा रहे हैं, वही तो आप इम्पोर्टेंट कहते हैं। सिलेबस के अंदर तो एक्चुअली में कोई भी टॉपिक की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो आप लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए छांटे गए हैं, सेल हो गया है ना, एक बच्चों के मन में काफ़ी धारणा रहती है कि मैम अगर साइंस की बात करी है और उसमें भी अगर बायो की बात करिए तो कहानी सेल से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल होगी, आपकी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारा कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो देखो सबसे ज़रूरी होता है एटॉमिक नंबर, कम से कम 1 से 30 तक। कहते हैं मैम पहाड़े याद होने चाहिए मैथ्स में, सिमिलरली यहाँ 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर, 20 तक जनरली याद रहते हैं, 30 तक आप याद कर लेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ केमिस्ट्री के अंदर जो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ खट्टे फलों के अंदर क्या है, इमली में कौन सा एसिड है, ठीक है, या आप कह रहे हो कि कोका कोला का टेस्ट खट्टा है तो क्यों है, किस वजह से है, तो ये बेसिक की वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये बेसिक ज्ञान यहाँ पे भी आपको कॉमन फॉर्मूले हो गए। आप बोलेंगे कि मैम इनके यूपीएससी नेम पूछ लेता इंटरलिंक करके, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक रिएक्शन दे दी कि बताओ इसको पूरा बैलेंस करो। नीट जेईई का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारी अप्रोच उसी एग्ज़ाम के हिसाब से होनी चाहिए। कॉमन नेम्स हो गए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इनके फॉर्मूला, ठीक है, इनके फॉर्मूले, पूरी एक सीरीज़ की भाई हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स है तो एल्केन का कॉमन फॉर्मूला याद किया, क्या होता है CnH2n+2, तो मैम मुझे याद है कि इसकी पूरी मेथ एथ प्रोप ब्यूट से लेकर कैसे मैं सीरीज़ को बना सकता हूँ। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहती हैं जहाँ से इम्पॉर्टेंटली सवाल आते हैं। फिर डेली लाइफ यूज़ तो आपका है ही है। फिज़िक्स की मैं बात करूँ तो देखो जी, फिज़िक्स के अंदर आपके सभी मोशन के फॉर्मूले हो गए, न्यूटन साहब के लॉ हो गए, है ना, न्यूटन लॉ हो गए। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन यहाँ पे जहाँ रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो गए। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट रहता है, जिसे आप कहते हो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है या जहाँ से सवाल घुमा फिरा के आ ही रहा है, वही हमारा एक मेजर पोर्शन जिसे हम कहते हैं वो कवर करता है। अब चाहे एग्ज़ाम मेरा प्री का हो या एग्ज़ाम मेरा मेंस का हो, ठीक है, तो एक सटीक रणनीति या मैं कहूँगी भाई एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर किसे कहेंगे, वो स्ट्रैटेजी हमारी वही होती है जिसके अंदर सबसे पहले देखो किसी भी एग्ज़ाम को अप्रोच करना, उसकी बेसिक फंडा, एक बेसिक मूल मंत्र ये होता है, सबसे पहला काम हम सिलेबस को देखें। अब हमने सिलेबस को देखा, हमें पता चला कि मैम डेली लाइफ आ सकती है, एग्जैक्टली टॉपिक्स हमें नहीं पता हैं, बट स्टिल इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस देखा, सेकेंड चीज़ हमने करी कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे। जब हमें सिलेबस मिल गया, हमने देखा कि भाई ये सिलेबस है,
अब अंदाज़ा लगाएंगे उन प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों से कि भैया सवाल तो ऐसे आए थे, अब हम अपने आप को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, इन सवालों को हम कितना, किस लेवल से, किस किताब से पढ़ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो बेसिक चीज़ यही रहती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते। वो क्या करेंगे, उठाया सिलेबस, देख लिया, चाहे वो भी नहीं देखा, जो कुछ रेफरेंस बुक्स चलती आ रही हैं वही क्रम में उठा करके पढ़ेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। तुम सब पढ़ लोगे, तुम्हें ये पता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, तुम्हें ये पता है कि स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। हम जब एनालाइज करते हैं ना, जब हम देखते हैं कि भाई पेपर में ये आया, सिलेबस में ये है, किताब में ये है, तो हम अपने आप उसमें से छटनी कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या निकल रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब उसके बाद जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए, तब करोगे अपनी तैयारी को शुरू। फिर आप लगाएंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और फिर करेंगे उसका रिविजन। ठीक है, तो तीसरा इम्पॉर्टेंट रिविजन, जो कि करना ही करना रहता है। अब आप सोचो कि मैम बिना रिवाइज किए मैं काम कर लूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा मैम अब मैं इस कोचिंग में टेस्ट दे रहा हूँ, या अब मैं ऑनलाइन टेस्ट दे रहा हूँ, या मैं पेपर दे रहा हूँ, उस टाइम पे रिवाइज करेंगे। तो रिविजन करना ये भी एक ट्रिक होती है। आज पढ़ा है तो कम से कम उसको 4-5 दिन बाद वापस से एक बार रिवाइज करो, या संडे टू संडे रिवाइज करो। महीने में 2 बार तो रिविजन उसका करो कम से कम। और जब रिवाइज कर लिए हो तो भैया लगाने शुरू कर दो मॉक टेस्ट। देखिए एग्ज़ाम आप अगर ग्रुप डी का दे रहे हैं या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक टेस्ट दे करके आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर मैम हम कितने पानी में हैं। हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, अब ये काम करना बाकी है, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि आखिरकार इसमें मेरा स्कोर कैसे बैठ रहा है, इसमें मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं। और फिर आप अंदाज़ा लगाओगे, उन गलतियों को देखोगे, पढ़ोगे, वापस जब उनको रिवाइज करोगे, दैट इज़ रिवर्स साइकोलॉजी, कि पढ़ तो अब सब लिया, अब गलतियों से ढूंढेंगे कि भैया अब किस रिविजन दोबारा करना है। इसे कहते हैं कि आप जब भी तैयारी करें, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, एक स्ट्रैटेजी के साथ करें, एक सही रोड मैप के साथ करें। आपको पता होना चाहिए मुझे किस रास्ते पर चलना है। कि घर से निकले थे मैम दिल्ली जाने के लिए और रास्ता पता नहीं था, पूरे भारत में घूम लिए मगर दिल्ली नहीं पहुंच पाया, क्योंकि एक सही रास्ता नहीं पता। आपको पता होता कि भाई इन रास्तों से होकर के आप जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। इसीलिए कहते हैं एक रोड मैप, एक रास्ता आपको पता होना चाहिए मुझे पहुंचना कैसे है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि हमने साइंस में यहाँ पर डिस्कस करी हैं, देख लेते हैं कि भाई हम किस प्रकार से उनको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे बहुत चुनिंदा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपका जो सवाल है वो यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं, और उनके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर है, मानव बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग ग्रंथियाँ काम करती हैं। बॉडी के अंदर बेसिक चीज़, अब फिर वही बात आती है कि मैम सेल क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को यहाँ समझना कि शरीर जो है इसके अंदर आपके सबसे छोटी इकाई सेल कही जाती है, कोशिका कही जाती है। कोशिका जब बहुत सारी अलग अलग मिल जाती हैं तो ये मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं, यानी कि एक टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो एक ऊतक बनाएंगी। बहुत सारे जब ऊतक मिल जाते हैं तो एक अंग बनाते हैं, और जब ऐसे ही काफ़ी सारे अंग मिलेंगे तो वो कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, अंग प्रणाली बनाएंगे, जिसे आप क्या कहते हैं कि जब ऑर्गन सिस्टम्स बहुत सारे मिले हैं तो आपका पूरा शरीर बन करके तैयार हो गया। ये एक बेसिक फंडा है जब हम बॉडी को पढ़ते हैं कि आखिर शरीर बना कैसे। मुझे पूरे घर का निर्माण करना था, उस घर को बनाने से पहले मैंने उस घर की नींव रखी, फिर उसके बाद दीवारें बनी, पूरा वो नक्शा बन के तैयार हुआ, ठीक है। फिर आप उसी प्रकार से कंपेयर कर सकते हो, नींव कौन सी है, वो एक सेल है। जब बहुत सारे सेल्स मिल गए तो ऊतक बन गए, घर की दीवारें बन गई, जुड़ करके घर पूरा एक मकान में तैयार हो गया। तो ऐसे ही जब बहुत सारे ऊतक जुड़ेंगे तो एक अंग बना लेंगे। मान लीजिए एक अंग बन गया आपका आमाशय,
स्टमक बन गया, अमाशय के अलावा यकृत बन गया, ठीक है, आपकी आंतें बन गई। अब ये सारे अंग जब एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। यानी कि जब अंग में आपके अमाशय है, यकृत है, पित्त की थैली है, पित्ताशय है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि इन सबका एक कॉमन काम है पाचन करवाना। तो क्या बन गया मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। बॉडी के अंदर जब हम बात करेंगे कि आपका कंप्लीट हार्ट के थ्रू जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो काम कर रहा है, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया। ऐसे ही बहुत सारे अंग मिलकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम को यहाँ बना लेते हैं। और अलग अलग सिस्टम, शरीर में 9 सिस्टम है पूरे, रिप्रोडक्टिव से लेकर के डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, स्केलेटल है, मस्कुलर है, नर्वस है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा शरीर बना रहे हैं। तो सेल तो वो बेसिक इकाई है मैम, जो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा 1665 में एक डेड कॉर्क सेल के अंदर आपको देखने को मिला था। वो कॉर्क सेल से जो कंप्लीट कमरा हमें दिखा, ये डेड सेल था जो पहली बार हमें दिखा था। ठीक है, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा 1665 में। और ये जो था ये डेड सेल था, कॉर्क सेल के अंदर से हमें ये देखने को मिल गया था। बोलिए जी, बात समझ में आ रही। बेसिक जिसे हम कहते हैं मैम, कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक मृत कोशिका बनाई, फिर उसके बाद जीवित कोशिका बनाने के लिए आए थे एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक साहब, A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला जीवित कोशिका का निर्माण किया, फर्स्ट लिविंग सेल, जिसे हम यहाँ पर पहला जीवित कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किया था। नाम क्या था इसका, जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। अब क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया एक फर्स्ट लिविंग सेल बनाया था जो कि सूक्ष्म जीव था, तो इनको बोला गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। बोलो, क्लियर है बात। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से इनको जाना गया। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी, इन्होंने प्रोटोजोआ की खोज करी, इन्होंने स्पर्म की खोज करी। तो ये थे एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक साहब। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पर जो है वो क्लियर रखना चाहिए। ऐसे ही जब हम अब पूरे शरीर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो शरीर में होती हैं अलग अलग ग्रंथियाँ, अलग अलग आप लोगों की ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होते हैं शरीर के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 9 सिस्टम से मिलकर के आपकी पूरी ऑर्गन सिस्टम जो है वो अलग अलग रहते हैं, 9 सिस्टम हैं, उनसे मिलकर के हमारा शरीर बन रहा है। उन्हीं में से एक सिस्टम है जिसे आप कह रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कह रहे हैं भाई, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में कार्य कर रही हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, कुछ होती हैं एक्सोक्राइन और कुछ होती हैं एंडोक्राइन। आप बोलोगे मैम इनमें फ़र्क क्या है, ग्रंथियाँ तो ग्रंथियाँ हैं। एक्चुअली में शरीर के अंदर मसला सेम नहीं होता। जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं, हिंदी में इन्हें कहते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ। ये वो ग्रंथियाँ हैं जो कुछ जूस की फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ एंजाइम्स को बना रही हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन की बात करूँगी तो इसको आप कहते हो अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ। ये अंतःस्त्रावी वो होती हैं जो कि हॉर्मोन्स को बनाती हैं। तो दोनों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि ये हार्मोन बना रही है और ये एंजाइम या जूस की फॉर्मेशन करती है। जब भी हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो ये हार्मोन्स को फॉर्मेशन करेगी, किस प्रकार से कि जो भी अंग एक हार्मोन बना रहा होगा वो डायरेक्टली आपके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी वाहिका नहीं होती जो उस पर्टिकुलर हार्मोन को लेकर के जाए। यानी कि ये कैसे होते हैं, डक्ट लेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होता, कोई भी ऐसी वेसल नहीं होगी जो कि उस हार्मोन को लेकर के जा रही है। बट मैं अगर एक्सोक्राइन की बात कर रही हूँ, बहिस्त्रावी ग्रंथियों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से जो जूस बनेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल अग्नाशय है, तो अग्नाशय एक प्रकार से आपका पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, अग्नाशी रस बनाता है, और इस रस के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम।
तो ये रस ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। सबसे पहले ये रस जो है वो किसी रक्त वाहिका के थ्रू, किसी वेसल के थ्रू आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाएगा, जहाँ पर उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम काम करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? तो भाई जहाँ पर आपकी नलिका उपस्थित होती है, वेसल या डक्ट प्रेजेंट होती है, उसे आप कहते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स हैं, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, वो जूस, वो रस बना रही है। हेपाटिक डक्ट हो, पेनक्रियाटिक डक्ट हो, ठीक है, वहाँ से जो बन रहा है वो किसी नलिका के थ्रू जा रहा है। लेकिन एंडोक्राइन अंतःस्रावी में कोई भी डक्ट नहीं होती। तो कई बार सवाल आया है कि भैया डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहे जाते हैं। समझे बात को? अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों की तरह काम कर रहे हैं, अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी। उनको हम यहाँ पर नाम देते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड कहो, हेट्रोक्राइन कहो, ठीक है, वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करेगा। एक्सो प्लस एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह जो काम करे वो हेट्रोक्राइन ग्रंथि यहाँ पर कही जाती है। इसका एक बहुत कॉमन उदाहरण और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला उदाहरण वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है पेनक्रियाज। मैम आपने तो अभी बताया कि ये पेनक्रियाज जूस बना रहा है, अग्नाशय रस बना रहा है जिसमें एंजाइम्स हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो इसका फंक्शन था एक्सोक्राइन वाला, ठीक है, जो ये यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। उस जूस में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये कुछ हार्मोन्स भी बनाएगा। हार्मोन कैसे बनाता है? कुछ अल्फा सेल होते हैं इसके अंदर, कुछ बीटा सेल होते हैं इसके अंदर, जो हार्मोन की प्रोडक्शन करते हैं कि अल्फा वाले सेल ग्लूकागन को बना रहे हैं और बीटा वाले सेल इंसुलिन को बना रहे हैं, और ये दोनों क्या हैं? हमारे हार्मोन कहे जाते हैं। जैसे कि ग्लूकागन है। ग्लूकागन का काम क्या होता है कि शरीर के अंदर जब भी हम रक्त शर्करा की बात कर रहे हैं, ब्लड शुगर की बात कर रहे हैं या ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्लूकागन है ये शुगर के लेवल को बढ़ाएगा, एनर्जी देगा हमें एक तरीके से। जब घरों में आप लोग देखते हो कि मम्मी चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रख देती हैं, जब ज़रूरत होगी तभी निकालेंगी, इसी प्रकार से तुम्हारे शरीर को भी कभी कभी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंट। जब आप पूरे दिन भूखे हो और आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, आपने कुछ खाया नहीं है, तब भी हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है। ग्लाइकोजन नाम का आपका बॉडी के अंदर जो है, लिवर के अंदर स्टोर होकर के एनर्जी स्टोर रहती है। वो आपको जब इमरजेंसी होगी तब वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देता है। ऐसे ही ग्लूकागन शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन शुगर को कम करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन जो है वो बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो ये भी एक हार्मोन है। आप बात कर रहे हैं ये फंक्शन बहिस्रावी ग्रंथि की तरह है और ये फंक्शन एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह है। तो जो दोनों की तरह काम करे उसे हम मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर कह रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, इसी आधार पे जब आपसे सवाल पूछा जाता है, सिमिलर पैटर्न पे सेम क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि भाई कौन बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियास, किडनी, बताइए क्या आंसर होगा? चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अब आपको पता है कि मैम आपने बताया दोनों की तरह काम करने वाला कोई और नहीं हमारा पेनक्रियास हो जाता है, जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि आप इसको कह सकते हैं, दिस इज मिश्रित ग्रंथि। क्लियर? इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? अब मन में फिर आएगा कि मैम हेट्रोक्राइन तो आपने बताया, मगर लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम पर मैंने क्या याद किया हुआ है? तो आप सोचेंगे कि भाई शरीर के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि, जैसे आप कहते हो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, वो हमारी थायराइड ग्रंथि है। बट अब तुमसे ये नहीं कह रहा कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो कह रहा है लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी है।
तो वो हमारी यहाँ पर पेनक्रियाज देखी जाएगी। ठीक है, कभी बहक करके आंसर लगा दो कि मैम लिवर हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, पेनक्रियाज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लार्जेस्ट एक तरीके से देखी जाएगी। अगर मैं बात करूँ थाइमस की, तो थाइमस रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। लिवर की बात करेंगे, लिवर लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये 1.5 किलो का होता है। ठीक है, इस बेचारे के पास भी बहुत सारे रोल फंक्शंस जो हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे, बट लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बताइए, कह रहा है शरीर में कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये भी शरीर के अंदर होती है, बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर ये भी आती है। तो ये आपकी कौन सी यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब कहाँ पर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। आंसर करें जरा फटाफट से, आंसर स्पीड के साथ, जल्दी से भाई। क्या हो जाएगा आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ना छोटी होती है, स्मॉलेस्ट दिखाई देती है, और स्मॉलेस्ट मतलब चने के मटर, मतलब मटर के दाने के समान आपको दिखेगी, 0.5 ग्राम की, बहुत छोटी सी दिखाई देगी। ठीक है, 0.5 ग्राम की स्मॉलेस्ट देखने को मिल जाएगी। और होगी कहाँ पर मैम, कुछ इस तरीके से, ये इतनी छोटी सी हमें दिखाई देती है हमारे ब्रेन के अंदर। और कहने को ये छोटी सी है, बट साइज में देखा जाए तो स्मॉल होगी, मगर काम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी को नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या है ये, मास्टर ग्लैंड कही जाती है। मास्टर ग्लैंड कैसे, कि आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल जितने भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं उन सब के रेगुलेशन में इसका रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, कि ये एक्टिवेट कर रही है, ये इनिशिएट कर रही है और मेजरली हॉर्मोन्स को बना रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, कुछ बोने रह जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जजंत्रम अमंत्रम आपने देखी है, कुछ बहुत बोने रह जाते हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन, अगर ये बहुत ज़्यादा बन जाए तो भैया हाइट क्या हो जाएगी, वही जजंत्रम अमंत्रम टाइप्स। और अगर वो बहुत कम बने ग्रोथ हार्मोन, तो आप क्या कहोगे, इंसान बोना रह गया। रीज़न यही यहाँ पे देखा जाता है कि ग्रोथ भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, यही छोटी सी ग्रंथि जो है वो रेगुलेट करती हुई दिखाई देती है। ये मास्टर ग्लैंड है, बट इसके साथ एक और यहाँ पर होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस इसका भी मास्टर है, कि मैम ये पिट्यूटरी ग्लैंड तो चलो ठीक है सारे हॉर्मोन्स को एक्टिवेट कर रही है, बट जब तक हाइपोथैलेमस का ऑर्डर नहीं आता तब तक ये भी बेचारी काम नहीं करेगी। तो उसको कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अगर मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर पूछा जाए कि हु इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब क्योंकि हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर है, क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है। आप कह सकते हो कि मैम ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये झूठी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसे है, क्योंकि ये काम तो नहीं कर रही एंडोक्राइन की तरह, कोई हार्मोन तो नहीं बना रही है, बट इसकी मर्जी के बिना हार्मोन बन भी नहीं रहे, इसकी मर्जी के बिना पिट्यूटरी काम नहीं कर रहा, इसकी मर्जी के बिना हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रही। इसीलिए आप इसे स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हो। और जहाँ तुम्हें वर्ड दिखाई देना स्यूडो, इसका मतलब होता है झूठा, फॉल्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी है। ये हाइपोथैलेमस मेजरली किस में काम करेगा, आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपके अंदर डर है, आपके अंदर घबराहट है, प्यार मोहब्बत, ठीक है, मोटिवेशन, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और उसी तर्ज पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लगाते हैं। डेफिनेटली घबराओगे, हो सकता है गड़बड़ कर दूं, पर ध्यान देना। पहले सवाल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर दिस ऑर्गन कंट्रोल्स इमोशंस, मतलब कौन सा ऐसा अंग है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है, इसे ग्रंथि कर लेते हैं, ऑर्गन नहीं कहेंगे, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। ठीक, ऑप्शंस देखना यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए रहता है हमारा पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा थाइमस, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस,
या ऑप्शन नंबर डी जिसे हम कहेंगे लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। एंड लेट मी टेल यू कि ये आपका अगेन एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ज़रा सोचो समझो और फिर आंसर लगाओ। आपके मन में आएगा मैम आप कैसे सवाल कर रही हो, आपने अभी तो बताया था इमोशंस हो, डर हो, घबराहट हो, मोटिवेशन हो, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बट अगर मैं तुमसे कहूँ, ये जो मेजॉरिटी में तुम आंसर्स लगा रहे हो कि हाइपोथैलेमस होगा, अगर मैं कहूँ कि भैया ये तो गलत है आंसर, मन में आएगा ना मैम ये क्या बात हुई। भाई देखो एक्चुअली में हाइपोथैलेमस आंसर सही होता, कंडीशन है उसकी, सही हो सकता था, लेकिन हाइपोथैलेमस के जो पर्टिकुलर अंग होता है उसके अंदर इसका एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस इससे मिलकर के बना हुआ है। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे ब्रेन को तब आपको और अच्छे से इसे समझ में आएगा। लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम ही एक्चुअली में वो होता है जो हमारी जितनी भी भावनाएं हैं कि मैम क्या करूं, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो इमोशंस, वो जो भावना आपके मन में है वो सब हमारा ये लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली में कंट्रोल करता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। मान लीजिए कि अगर ये ऑप्शन नंबर डी मैंने यहाँ पे बदल के लिख दिया, यहाँ पर थायराइड है, तो तुम्हारा आंसर हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही हो जाता अगर लिम्बिक सिस्टम नहीं होता। बात कॉन्सेप्ट को समझे, होता तो आंसर हाइपोथैलेमस ही है, लेकिन कब होता? जब ये नहीं होता। बट क्योंकि अभी ऑप्शन में ये है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, तो आप एक्यूरेट आंसर लगाएंगे कि लिम्बिक सिस्टम इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अगली बारी अगर भावनाओं पे कंट्रोल ना हो तो समझ जाना कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो वश में नहीं है। क्लियर है? तो ये बेसिक ग्रंथियां हैं जो आपके शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार से काम कर रही हैं, आपके जितने भी कंप्लीट ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन्स बन रहे हैं उसको यहाँ पर ये रेगुलेट कर रही हैं। ऐसे ही सवाल आते हैं और बहक जाते हो ऐसी सवालों में, सो ध्यान देना है। और कुछ इसी प्रकार से आप लोग का जो कंप्लीट सिस्टम रहता है पूरी बॉडी का, रिएक्शंस होंगे या फिर हमारे जितने भी यहाँ पर फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, ये सारा कुछ आप लोग को कंप्लीटली कराया जाएगा आपके आने वाले बैच के अंदर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे कि आप लोगों का ये जो बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट साइंस जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो कुछ इसी प्रकार से आपकी कराई जाएगी। 16 दिसंबर से आपका ये बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, आज 15 तारीख है। सो आप सब ने जल्दी से जल्दी अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर चाहते हो कि भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इन्हें अच्छे से किया जाए, सो ज़रूर जुड़ें और लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन अपना ज़रूर कराएं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।